जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो मेंस देने वाले हैं, मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं और जिनका ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है या कोई भी हो, चाहे वो कोई भी ऑप्शनल हो, लेकिन यहाँ पे हम हिंदी लिटरेचर, जो हिंदी साहित्य का ऑप्शनल है, उसकी कॉपी को देखने वाले हैं। इनके टॉपर रहे हैं दिव्या राजपूत, या उनको तंवर भी बोलते हैं। तो वो उनकी जो इनकी 438वीं रैंक आई थी दृष्टि आईएएस की तरफ से, वो मतलब इनकी जो कॉपी है दृष्टि आईएएस की, वो हम लोगों को देखेंगे जो उन्होंने दृष्टि आईएएस में टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो किस तरीके से मेंस के आंसर लिखती हैं, हम उनके आंसर को देखेंगे और हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। आप लोग यदि मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आपके लिए बहुत वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है, और आप इसको लास्ट तक देखिए ताकि आप उस आंसर राइटिंग को समझ सकें कि हमें जो क्वेश्चन है उसका किस तरीके से आंसर लिखना है, हमें किस तरीके क्वेश्चन को हैंडल करना है, उसकी डिमांड को फुलफिल करना है। ये काफी इस वीडियो में सीखने को मिलेगा और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हमें मेंस को, जिसका जो आंसर है, जो मेंस आंसर है, उसको किस तरीके से डिजाइन करना होता है, हमें क्या क्या लिखना होता है। इस तरीके से हम लोग इसमें वीडियो में बात करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपने आंसरों को लिखा है। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आपको पता है कि हिंदी लिटर यदि आपको ऑप्शनल है तो आपको पता है कि पेपर में 2 पेपर होते हैं। ऑप्शनल में कोई भी ऑप्शनल हो 2 पेपर होते हैं, और जो हिंदी लिटरेचर का होता है उसमें 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर ही 2-2 खंड के होते हैं। ठीक है, पेपर 1 भी 2 खंड में होते हैं, पेपर 2 भी 2 खंड होगा। और हम लोग पेपर 1 में एक प्रकार से जो भाषा का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो पढ़ते हैं। पेपर 2 में हम लोग गद्य और पद्य साहित्य पढ़ते हैं, रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं, कवियों की। तो इसी प्रकार से मैं एक क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि आपको पता है कि हम लोग जब इसकी बात करें हिंदी लिटरेचर में, हम लोग वहां पे उपन्यास पढ़ते हैं, नोवेल पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग को 4 उपन्यास पढ़ने पड़ते हैं। इसमें से एक उपन्यास है जिसका नाम है दिव्या, जिसके लेखक क्या है, इस्फाल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर पूछा गया है और ये पेपर 2 से क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि पेपर 2 में हम दिव्या उपन्यास को पढ़ते हैं गद्य खंड में। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या दिव्या उपन्यास, इन्होंने उसका आंसर किस तरीके से लिखा और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। जैसा कि मैंने बताया है कि जो मेंस, जो ये जो कॉपी है, ये दृष्टि आईएएस की तरफ से है और उसकी जो मेंस आंसर राइटिंग है, उन्होंने वहां पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। और वहां के जो प्रोग्राम होता है जो मेंस का, ठीक है, जब जैसे बच्चे जो प्रीलिम्स पास कर लेते हैं तो वहां पे वो लोग इसकी तैयारी करवाते हैं मेंस आंसर राइटिंग की, तो उसके में टेस्ट सीरीज बाद में करवाते हैं, उनका एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि क्या दिव्या उपन्यास में इस्फाल मार्क्सवादी विचारों को प्रक्षेपित करने में सफल हुए। समझ लो, मतलब कि जो दिव्या उपन्यास है, क्या उसमें इस्फाल ने मार्क्सवादी जो विचारधारा है उसको प्रक्षेपित करने में सफल रहे। वो उन्होंने क्या इसके नजरिए समाज का एक ऐसा रुख दिखाया है जिसके लिए जरूरत है कि भाई इसमें मार्क्सवादी विचार होने चाहिए, या उन जो उपन्यास में ऐसी कुछ कुरीतियों को या फिर उस समय के समाज को बताया है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें मार्क्सवादी मूल्यों या जो प्रगतिवादी मूल्य उनको अपनाना चाहिए। जो समाज में सच्चाई है उसके बारे में बताया है क्या इस उपन्यास में। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर उन्होंने लिखा भी है, इस्फाल प्रगतिवादी रचनाकार है। मतलब वही प्रगतिवादी, मतलब जो प्रगतिवादी रचनाकारों में आते हैं वो मार्क्सवादी विचारधारा संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, प्रगतिवादी रचनाकार है, अतः यह स्पष्ट है कि उनके साहित्य में प्रगतिवादी मूल्यों तथा मार्क्सवादी विचारधारा का प्रक्षेपण दिखाई दे। इस्फाल ने अपने उपन्यासों कुछ उपन्यासों जैसे दादा कॉमरेड हो गया। अब पता है कॉमरेड किसमें कहा जाता है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा होती है, कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर होते हैं उनको एक कॉमरेड करके बुलाया जाता है। ठीक है, और लाल सलाम आपको पता होगा। ठीक है, तो दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड आदि में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रत्यक्षतः प्रक्षेपण किया है। मतलब ये मूल रूप से यदि हमको कहा जाए तो इन उपन्यासों में इन मार्क्सवादी विचारों का क्या है, प्रक्षेपण मिलता है हमें। लेकिन दिव्या उपन्यास में मार्क्सवादी विचार का प्रत्यक्षतः उसमें क्या मिलता है, प्रत्यक्षता, मतलब कि हाँ आपको मतलब जानबूझ के उसमें दिखाया गया है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से दिखता है वो, हमें कुछ ऐसा कुछ समझने की या सोचने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर ही बात की गई है, मार्क्सवादी विचारों के ऊपर। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि प्रत्यक्षता प्रक्षेपण संभव नहीं था। समझ रहे, क्योंकि यहाँ पे एक लड़की की कहानी थी और इसमें बहुत सारी स्टोरी भी है। जैसा कि आप लोग तैयारी करोगे तो आप लोग पढ़ा होगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनने कर ली है, दिव्या किस तरीके से उपन्यास बहुत ही अच्छा माना जाता है, आपको पढ़ते समय अच्छा लगता है। ठीक है, इसमें लड़की का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर पूरी तरह से लिखा गया है। ठीक है, तो प्रत्यक्षता प्रक्षेपण संभव नहीं है इस उपन्यास में, क्योंकि यह उपन्यास बौद्ध काल से संबंध, पता है, मतलब ये जब जो ईसवी से पहले का जो काल था ना, और यहाँ पे जो पाकिस्तान का एक जो नाम था, इसका नाम सियालकोट है अभी, उससे संबंध, उस शहर के आसपास की कहानी है
और उसमें एक प्रकार से कई तरीके से जो आक्रमण हुए उनको भी बताया गया है, जो आक्रमण हुए थे तो उस समय क्या शासन व्यवस्था थी, उस समय का समाज कैसा था, और उसमें फिर बाद में अपने यहाँ भारत का जो हिस्सा है, क्योंकि उस समय भारत एक ही था, तो फिर बाद में ये मथुरा वृंदावन का था थोड़ा भी इसमें एक उसमें मतलब दिखा गया, इसका भी जिसमें जिक्र है। तो कहानी बहुत इंपोर्टेंट है मतलब इस उपन्यास की, ठीक है। ये क्या उपन्यास बौद्ध काल से संबंधित है, कथानक पे आधारित है, समझ, इसका जो कथानक है वो किससे, उसका जो कथानक है बौद्ध काल संबंधित है, ठीक है, क्योंकि उस समय की कहानी है, तो उस समय के कथानक में मार्क्सवादी मूल्यों की स्थूल प्रस्तुति का संभव नहीं है, समझ रहे हो? क्योंकि अब ये जो उपन्यास है उस समय का है, तो उस समय तो मार्क्सवाद था ही नहीं, तो उस समय उस कहानी में हम उस समय कहानी को लिख रहे हैं, तो उसमें मार्क्सवादी मूल्यों का यदि हम उसमें प्रस्तुति करें तो वो संभव नहीं है, अच्छी लगती। इसके अलावा लेकिन इस्पाल ने दिव्या में मार्क्सवादी विचारों का सूक्ष्म प्रक्षेपण किया है, समझ लो, दिव्या में क्या किया उनने, मार्क्सवादी विचारों का सूक्ष्म प्रक्षेपण किया है, इसी उपन्यास की बात कर रहे हैं। तो मार्क्सवादी विचारधारा वंचित वर्गों के शोषण को उभारने पर केंद्रित होती है, बिल्कुल सही बात है। जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो किसकी बात करती है, गरीब की बात करती है, हैव नॉट की बात करती है, कि भाई इन लोगों के पास नहीं है, समाज के वंचित वर्ग हैं, चाहे वो दलित हो या जो समाज के शोषित वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, चाहे वो महिलाएं हो, उनके बारे में बात करती है। इसके अलावा दिव्या ने दिव्या में इस्पाल ने वर्ण व्यवस्था के शोषण को दिखाया है, कि किस तरीके से जो वर्ण व्यवस्था है शोषण शोषण करती है, मतलब निम्न स्तर के लोग हैं उनका किस प्रकार से शोषण करती है, उस वर्ण व्यवस्था को भी दिखाया है। और पृथु सेन, क्योंकि इसमें एक जो कैरेक्टर था ना, कि उसमें उसमें एक करेक्टर था जिसमें उसको इस तरीके से दिखाया गया था कि भाई ये जब इस निचले स्तर का है तो ये कैसे मतलब राजा बन सकता है, या फिर जो उसमें, क्योंकि आप पढ़ोगे ना तो मजा आएगा इस कहानी को सुन के, उसमें जो है, ठीक है, और उसी से पूरे आपके क्वेश्चन आंसर बन जाते हैं, क्योंकि उससे जितने क्वेश्चन आंसर आएंगे यदि आपने उसको टेस्ट को पढ़ लिया, जो इसका जो उपन्यास है, तो आपको पूरा कौन कौन सी इसकी कहानी है, क्या क्या हुआ घटनाक्रम है, वो सारा समझ में आएगा। तो पृथ्वी सेन के माध्यम से उसके प्रति आक्रोश भी दिखाया गया है, क्योंकि पृथ्वी सेन क्या है, इस वर्ण व्यवस्था का खिलाफ रहता है। ये अमीर तो रहता है, ये अमीर तो रहता है, लेकिन एक वर्ण व्यवस्था सबसे नीचे स्तर का रहता है, इसलिए इसको एक युद्ध जीत मतलब कोई वो एक प्रोग्राम होता है जिसमें आपस में हर कोई लड़ता है, उसमें ये अव्वल आता है, उसके बावजूद भी इसको उस नजरिए से नहीं दिखाया जाता, उसको सम्मान नहीं दिया जाता, लड़ाई झगड़ा कुछ होता है, तो इसलिए उसने इस वर्ण व्यवस्था का मतलब आक्रोश भी दिखाया, उसके प्रति उसकी नाराजगी भी दिखाई है। इससे क्या पता चलता है कि इन्हें वर्ण व्यवस्था का शोषण को दिखाया, कि वर्ण व्यवस्था शोषण करती है। तो एक तो पॉइंट ये हो गया, जन्म पर अपराध, ठीक है, जन्म का अपराध, धन की शक्ति, विद्या की शक्ति, ठीक है, ज्ञान की शक्ति कोई भी जन्म को नहीं बदल सकती, ठीक है, कोई भी जन्म को नहीं बदल सकती। मतलब उन्होंने ये कहा है कि जन्म का अपराध है, जन्म का अपराध, धन की शक्ति, विद्या की शक्ति, ज्ञान की शक्ति कोई भी जन्म को नहीं बदल सकती। मतलब उन्होंने कहा कि यदि आपके पास धन भी कितना आ जाए, विद्या की शक्ति भी आ जाए, क्योंकि पितुसेन को दिखाया, क्योंकि पितुसेन इतना शक्तिशाली था, मतलब उसके पास पैसा भी था और उस पर धन की प्राप्ति थी, शक्ति भी थी, विद्या भी थी, ज्ञान भी था, लेकिन फिर भी क्या बताया कि कोई भी जन्म को नहीं बदल सकता, मतलब उसकी जन्म की जो स्थिति है उसको नहीं बदल सकता, भले ही आप कितने बड़े हो जाओ, लेकिन आपका जो कुल है, जो वर्ण है, वो एक प्रकार से निचले स्तर का, इसलिए और एक दास के रूप में देखा गया। इसी प्रकार मार्क्सवाद ने दासों की दयनीय स्थिति को बताया है। इसमें कुछ ऐसे बनाया कि जो अलग अलग तरीके से लोगों को मतलब दास बनाया जाता था, या फिर उनको कहें कि एक जगह दूसरी जगह बेच भी दिया जाता था। तो वो जो दास थे, जो बड़े लोगों के पास रहते थे, वो आदमी के रूप में, ठीक है, तो मार्क्सवाद ने दासों की दयनीय स्थिति को बताया, क्योंकि इसमें जो दास थे उनके बारे में बताया किस तरीके से शोषण होता है। तो ये भी एक प्रकार से क्या कहा जाए कि मार्क्सवादी विचारों को एक दर्शाता है, स्थिति को उजागर किया है, ठीक है। और प्रतुल की दासियों और दिव्या के दासी बनने पर उसकी कारुणिक दशा का मार्मिक वर्णन किया गया है। सही बात है, क्योंकि आप पता है इस कहानी का एंड जैसे होता है ना, तो दिव्या भी दासी बन जाती, क्योंकि दिव्या को एक क्या हो, एक जो लड़का होता है उससे उसको क्या हो जाता है, लेकिन मतलब पितु से नहीं मान के चलो, उससे हो जाता है उसको प्यार, लेकिन शादी नहीं हो पाती है और एक घर छोड़ के चली जाती है। तो इसमें इसको भी दर दर भटकना पड़ता है। तो जब इसमें बताया गया कि दासियों और दिव्या की दासी बनने पर उसकी करुणिक दशा का मार्मिक वर्णन किया गया कि ये भी दासी बनती है, तो किस तरीके से उस समय की दशा होती है। मार्क्सवाद राज्य की व्यवस्था को शोषक, जो राज्य की व्यवस्था है, ठीक है, जो मार्क्सवाद है वो क्या है, राज्य की व्यवस्था को शोषक वर्ग द्वारा स्थापित मानता है, क्योंकि वो मानता है कि जो राज्य की व्यवस्था है, मतलब राज्य होगा और वो देश पे शासन करेगा, राज्य पे शासन करेगा, उसको एक प्रकार से मानता है कि जो शोषक वर्ग है, जो दूसरों का शोषण करता है, उसके द्वारा स्थापित मानता है। इन लोगों ने स्थापित किए या फिर रूल करने के लिए, नया रूल निकालने के लिए, पहले एक वर्ण व्यवस्था थी या फिर
दूसरी व्यवस्थाएं थी जिसके तहत चाहे राजा हो, जब जिनके तहत लोगों के ऊपर शासन करते थे, लेकिन अब नई व्यवस्था बना दी जिसमें वही लोग फिर से वो एक सबसे ऊपर रहते हैं या फिर वही शासन को चलाते हैं, दूसरे लोग उसमें आ ही नहीं पाते उसमें। इसलिए धर्मस्थ देव शर्मा के माध्यम से कहलवाया है, इतने वर्षों पर्यंत न्याय व्यवस्था के अत्यंत रहते मैंने यही जाना है कि न्याय व्यापक जो व्यवस्थापक के अधीन होता है, जिसने स्थापना की है, जो व्यवस्थापक है उसके अधीन होता है, मतलब कितना ही न्याय मानो। क्योंकि यहाँ पे जो विथुसेन है वो न्याय मांगने की बात करता है, वो मानता है कि भाई मेरे साथ मतलब गलत हो रहा है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास इतना ज्ञान है, लेकिन मेरा के जन्म के आधार पे मेरे को एक निचला स्तर माना जा रहा है। तो यही बताया गया कि इतने वर्षों पर्यंत न्याय व्यवस्था के अंतर्गत रहते मैंने यही जाना है कि न्याय व्यवस्थापक का के अधीन है, मतलब जो व्यवस्थापक है वही निर्णय करेगा कौन न्याय कौन सही है। अब ऐसे में जो वंचित वर्ग है उसको तो भाई कभी निर्णय मिलेगा भी नहीं, ऐसा भी उसमें बताया गया है। ठीक है, मारिस के माध्यम से उन्होंने मार्क्सवादी विचारों के अनुरूप परिलौकिक आस्थाओं का खंडन किया। ये जो नाम दिख रहा है ना आपको, मारिस, पृथुसेन, ये सारे उस उपन्यास के कैरेक्टर हैं। यहाँ पे कुल मिला के बात यहाँ पे क्या रही है, हमेशा इन चीजों को दिखाया जा रहा है कि मार्क्सवादी की मार्क्स के माध्यम से उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप परलौकिक आस्थाओं का खंडन कर भौतिक जगत, जो हमारा भौतिक जगत है जो वास्तव में दिख रहा है, उसके सत्य को माना है। जो परलौकिक चीजें हैं कि भाई अरे ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो ऐसा होगा, जो कि यहाँ पे कुछ वो रियलिटी नहीं है, हम उसको कर रहे हैं कि हमारी मौत के बाद जब हम जाएंगे तो यहाँ पर अच्छे कर्म करेंगे तब वहां पर परलोक में अच्छी व्यवस्था बनेगी। तो इसका खंडन किया कि भाई अब भौतिक जगत में जो यहाँ जो रियलिटी है इसी पे आप सत्य मानो और जो आप कर सकते हो वो करो, यहीं पे आप अच्छा अच्छा करने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसा नहीं करो कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा फल होगा ये वगैरह, इन चीजों को नहीं, हमें रियलिटी पे बात करनी चाहिए भौतिक, क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से ईश्वर को खारिज भी करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भौतिक जगत को सत्य माना है। ठीक है, तो परलौकिक आस्थाओं का खंडन करते हुए, तो ये जो मारस है ये क्या एक कैरेक्टर है उसमें। तो एक प्रकार से हम पता क्वेश्चन हम लोग क्या पूछ रहे थे कि क्वेश्चन में दिखाने की कोशिश करने थे कि भाई कि इस दिव्या जो उपन्यास है इसमें किस हद तक जो यशपाल है उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा को एक प्रक्षिप्त किया है, कहाँ क्या किस हद तक दिखाया है। तो हमें उसके एग्जाम्पल बताने थे कि कहाँ कहाँ पे ऐसा घटनाक्रम हुआ जहां पे मार्क्सवादी विचारों को एक प्रकार से दिखाया गया है, या फिर ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पे एक मार्क्सवादी विचार देखने को मिलता है, विचारधारा देखने को मिलती है। ठीक है, अब जैसे कि मारिस मारिस क्या बोलता है, भाग्य का अर्थ है विशिष्टता तथा कर्म फल का अर्थ है पीड़ा। ठीक है, तथा कर्म फल का अर्थ है पीड़ा के कारणों का अज्ञान, इससे अधिक भाग्य व कर्म फल और कुछ नहीं है। उसने कहा कि अधिक भाग्य और कर्म फल कुछ नहीं है। भाग्य का अर्थ है विविधता तथा कर्म फल का अर्थ है पीड़ा के कारणों का ज्ञान, इससे अधिक भाग्य और कर्म फल और स्पष्ट नहीं। मतलब एक प्रकार से उन्होंने जो बताया कि हमारा भाग्य ऐसा होगा, भाग्य फल के बारे में उन्होंने मतलब पूरा जो भौतिक जगत है उसके बारे में बताया कि भाई ये परलौकिक आस्था कुछ नहीं होती है कि अच्छा काम करोगे कर्म फल वगैरह, ये चीजों के बारे में खंडन टाइप का किया है। लेकिन स्पष्टतः अब इन्होंने कंक्लूजन दे दिया कि यशपाल दिव्या के मार्क्सवादी विचारों को सूक्ष्म रूप से प्रक्षेपित करने में सफल रहे हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन में क्या पूछा कि क्या यशपाल जो है मतलब दिव्या उपन्यास में यशपाल मार्क्सवादी विचारों का प्रक्षेपित करने में सफल हुए, बिल्कुल हुए, लेकिन एक कम, इसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकते कि हाँ पूरे विचारधाराओं को यहाँ पे उनको प्रक्षेपित करने के उद्देश्य से ही लिखा गया है। यहाँ पे कुछ कहानी बताई उस समय की सामाजिक व्यवस्था, उस समय का समाज था, जो शासन व्यवस्था थी उसको बताया है, उस समय का समाज कैसा था। तो उस समाज जो कैसा था जब उसकी रियलिटी बताएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, जब हम उस समय की वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे या फिर नारी की बात करेंगे, नारियों की क्या स्थिति, शासन व्यवस्था की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, तो वहां पे स्वाभाविक सी बात है जब उसका खंडन करेंगे कि गलत हो रहा है, तो हम स्वाभाविक सी बात है कि मार्क्सवादी विचार एक प्रकार से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मार्क्सवादी विचार क्योंकि इसको गलत मानता है इन चीजों को, तो यहाँ पे मार्क्सवादी विचार पूरी तरीके से यहाँ पे प्रक्षेपित होते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन कुछ रूप से देखा, क्योंकि पूरा जो उपन्यास है वो पूरे इनके रूप में नहीं लिखा गया, वो कहानी थी, वो उपन्यास है, वो उस तरीके से उस समाज के बारे में बताया गया। तो अब यहाँ पे जो पूरी तरीके से देखो क्वेश्चन हमें सीखने की जरूरत क्या है, हमें क्या सीखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या मार्क्सवादी विचारों को प्रक्षेपित करने में सफल हुआ है, तो बिल्कुल हुआ, उसने माना है। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है लास्ट में कंक्लूजन में, हाँ हम कह सकते हैं कि यशपाल दिव्यान मार्क्सवादी विचारों को सूक्ष्म रूप से प्रक्षेपित करने में सफल रही है। कंक्लूजन हो गया है। और बीच में हमने क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमने उन एग्जाम्पलों को बताया है कि जिसमें उन्होंने उस उपन्यास में मार्क्सवादी विचारों का इस प्रकार से प्रस्तुत किया है, या फिर उस जो घटनाक्रम हुआ है उसमें कहां कहां हमको जो मार्क्सवादी विचार देखने को मिलते हैं
तो ये तो हमारी मेन बॉडी हुई, और साथ में हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक प्रकार से इंट्रो दे दिया कि भाई जो हमारे यशपाल है वो एक मार्क्सवादी रचनाकार है, मतलब प्रगतिवादी रचनाकार है, उनकी रचनाओं में आपको मार्क्सवादी मूल मार्क्सवादी विचार धारा आपको मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि दादा कॉमरेड और पार्टी कॉमरेड, ये क्या है, ये ऐसे जो उपन्यास जिनमें पूरी तरीके से मार्क्सवादी विचारों को दिखाया गया। तो हमने ये क्या, ये एक प्रकार से उनका इंट्रो दे दिया है, भूमिका बना दी है कि भाई हाँ उनके उपन्यासों में इन विचारधाराओं को देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हमने जब दिव्या की बात की तो यहाँ से दिव्या की बात स्टार्ट कर दी कि मार्क्सवादी विचारों को प्रत्यक्षता तो नहीं देख सकते, लेकिन हाँ कुछ सीमा तक कुछ संभव इसको देखने की कोशिश करें, क्योंकि ये उपन्यास उस समय लिखा गया जब बौद्ध काल था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने एक एक करके एग्जाम्पल बताया, यहाँ पे बताया है, जैसे कि मार्क्सवादी विचारों पर वंचित वर्गों के शोषण को उभारने को, यहाँ वंचित वर्गों के बारे में बताया गया कि यहाँ किस तरह वंचित वर्गों का शोषण किया जाता था, उसमें शोषण के उभारने के केंद्र पे किया गया कि हम उन वंचित वर्गों को किस तरीके से निकाल सकते हैं, उनका शोषण हो रहा है तो शोषण उभारने के केंद्र उभार पर केंद्रित है, मतलब ये उपन्यास। इसके अलावा उन्होंने वर्ण अवस्था के बारे में बात की है। तो ये क्या है, एक यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या है, एक उस जो मार्क्सवादी विचार उनको दिखा रहे हैं। तो हमें वहां से हमें ऐसे एग्जाम, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था तो हमें ऐसे ही हमने घटनाक्रम निकाला, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल निकाले जिससे हम ये पता कर सके हाँ कि उपन्यास में मार्क्सवादी कहीं कहीं विचारधारा मिलती है या फिर उससे जो मूल्य है वो मिलते हैं। इसलिए हमने वंचित वर्ग की बात की, यहाँ पे वर्ण अवस्था की बात की, और फिर एग्जाम्पल बताया कि पृथुसेन इससे वर्ण अवस्था से मतलब शोषित आदमी था एक प्रकार से, और उसने क्या कहा था कि जन्म का अपराध, धन की शक्ति, ये जो पूरा बताया ज्ञान की शक्ति कोई भी जन्म को नहीं बदल सकती। तो यहाँ पर उसने बताया, इसी प्रकार से दासों की स्थिति को बताया कि दयनीय स्थिति थी। तो ठीक है, तो एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक प्रकार से पॉइंट के रूप में मान चलो कि हमने एक पॉइंट यहाँ बता दिया है एक पैराग्राफ में, दूसरा पॉइंट यहाँ बता दिया है पैराग्राफ में कि हाँ हाँ ये भी जो मार्क्सवाद है उससे रिलेटेड दासों की स्थिति को मतलब उजागर किया है। तो मतलब ये दासों के पक्ष में खड़ा रहता है, और यहाँ पे दयनीय स्थिति के बारे में बताया दासों की, तो वो क्या एक मार्क्सवादी विचारों को मिलता है। यहाँ पे राज्य की व्यवस्था के बारे में बताया कि राज्य की व्यवस्था को शोषक माना जाता है, जो मार्क्सवाद मानता है, क्योंकि इसमें उन एग्जाम्पल के रूप में बताया कि जो न्याय है वो न्याय उन जो व्यवस्थापक जो होते हैं उन्हीं के अंतर्गत रहता है, और ऐसे में जो उस समय चल रहा था उसको गलत माना है, क्योंकि उस समय जो पृथुसेन था उसको न्याय नहीं मिल रहा था उस उपन्यास के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे उसको बताया कि धर्म जो राज्य की व्यवस्था है, जो न्याय की व्यवस्था है, वो एक प्रकार से जो गलत हो रही थी उस टाइम पे, तो इसलिए जो हमारा जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो इसके खिलाफ रहती है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने मार्क्स का एग्जाम्पल देके हमने ये दिखाया कि परलौकिक आस्थाओं को हमें नहीं मानना चाहिए, हमें भौतिक जगत को सत्य मानना चाहिए। और बाद में एग्जाम्पल दिया है मार्क्स का, मार्क्स ने क्या कहा था, भाग का अर्थ कर्मफल का अर्थ ये तो पीड़ा के कारणों का ज्ञान है, इससे अधिक भाग व कर्मफल और कुछ नहीं हो सकता, इस तरीके से बताया। और बाद में एक कंक्लूजन लिख दिया। तो मेन बॉडी में कितने एक प्रकार से 3-4 पॉइंट लिखे हैं, 3-4 पैराग्राफ लिखे हैं, जिनमें हमने केवल उस बात को स्पष्ट करने में लगाया है कि हाँ ये उपन्यास उस विचारधारा जो हमारी मार्क्सवादी विचारधारा है उससे या उस जो प्रगतिशील मूल्य है उनके बारे में उनको दर्शाता है, और उस समय की जो कुछ ऐसी घटना या कुछ ऐसी जो व्यवस्था थी जो आज के समय प्रासंगिक नहीं है या फिर जो गलत थी, जो मार्क्सवादी विचारधारा उसके नजरिए से, इसलिए उसको बताया है। तो ये क्या है, मार्क्सवादी विचारधारा को दर्शाता है। इसलिए लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिख दिया है कि यशपाल दिव्या मार्क्सवादी विचारधाराओं को सूक्ष्म करने प्रक्षेपित करने में सफल रही है, सूक्ष्म रूप से प्रक्षेपित करने में सफल रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाँ, और क्वेश्चन में यही पूछा था, हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन में सीखा क्या कि भाई हमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है, जो क्वेश्चन की डिमांड है, हाँ उसी को फुलफिल करना है, हमें कुछ ऐसा नहीं अलग से कुछ लिखना है। भाई उसने सीधा पूछा कि जो हमारे यशपाल हैं उनकी मार्क्स विचारधारा का प्रक्षेपित किया उन्होंने दिव्या में, हाँ ठीक है, इसका इंट्रो दिया, मैंने बॉडी के 3-4 एग्जाम्पल दिए, लास्ट में कंक्लूजन में लिखा गया। हाँ बिल्कुल हम मान सकते हैं आंशिक रूप से कि हाँ इसमें कुछ मतलब सूक्ष्म रूप से वो मार्क्सवादी विचारों को प्रक्षेपित करने में सफल हुए हैं। बस हमने, क्योंकि वो पूछ रहा था कि तर्क में उत्तर दीजिए, तार्किक उत्तर मतलब तर्क देना था, हमें एग्जाम्पल देने थे कि हाँ हाँ यहाँ घटनाक्रम में हमें ए देखने को मिलता है, और जो रचनाकार है जो मतलब उपन्यासकार है यशपाल, उन्होंने इसको दिखाया है कि भाई यहाँ पे घटनाक्रम है और यही विचार मार्क्सवादी विचार से मिलते हैं, तो इसलिए ये मार्क्सवादी विचारों को प्रक्षेपित करने में सफल हुए। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। इसलिए हमने क्वेश्चन में क्या लिखा है, इंट्रो लिखा है। हमारे लिए क्वेश्चन में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, बोलिए कि हमारे पास एक इंट्रो होना चाहिए, ठीक है, एक मेन बॉडी होना चाहिए, और इसके अलावा
लास्ट में एक पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए, ताकि हम अच्छे जो एग्जामिनर है उसको बता सके कि हाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा था आप उसको सिद्ध करने में सफल हुए हैं, और वो अच्छे तरीके से आपको एग्जाम्पल। अब ये जो क्वेश्चन था 15 नंबर का था, और इनको मिले कितने हैं 9.5 नंबर। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब 9.5 नंबर ही बहुत होते हैं। मतलब ऐसा मत समझो 15 मिलेंगे, कितने अच्छा आंसर लिखोगे आपको मुश्किल से 8, 9, 7 या फिर 9.5, 10 तक पहुंच जाएंगे, बहुत से बहुत 11 पहुंच जाओगे। पूरे नंबर कभी नहीं मिलते। ऐसे 10 नंबर क्वेश्चन रहता है तो आपको 6, 7, 5 एवरेज 4, 5 इतने अच्छा क्वेश्चन अच्छा आंसर लिखोगे तो आपको 6, 7 मिल जाएंगे। 7 बहुत से बहुत, बाकी नंबर आपको 4, 5 एवरेज मिलते हैं। इसलिए जीएस में लोगों का नंबर आते हैं। जीएस में क्यों नंबर कम आते हैं? क्योंकि 1000 नंबर का पूरा रहता है, 4 पेपर रहते हैं और 400 नंबर भी नहीं आ पाते। समझ रहे हो, मतलब हर पेपर 250 में 100 नंबर भी नहीं आते। मतलब 50% भी देखें तो 125 नंबर तो आने चाहिए। मतलब 10 यदि 250 नंबर का पेपर है, 50 पॉइंट आने चाहिए। 10 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग तो उसमें आपको 5 नंबर मिलने चाहिए, लेकिन 5 नंबर से भी लोगों को कम मिलते हैं, एवरेज मिलते हैं 4, कभी 5, कभी 4.5, इसलिए वो नंबर कम हो जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में 7 नंबर 6 नंबर, इसलिए वो कोई नंबर उतने नहीं आ पाते। कोई भी टॉपर हो, हाँ टॉपर होते तो उनके नंबर 400 से ऊपर भी आ जाते, कभी कभी 450, 425, 430। तो वो लेकिन ऐसा नहीं था उनके हर पेपर में GS1 GS2 में 150 से ऊपर है। हाँ कोई में 120 आएगा, किसी में 90 है, 98 में, किसी में 100 है, किसी में 110 है, तो कुल मिलाकर वो 400 के करीब जाते हैं, 420, 430 इस तरीके से होता है। ऐसा किसी में होता है कि सब में 125 आ गया 4 GS में, तो भाई फिर तो बढ़िया बात है, फिर तो आपके 500 नंबर हो गया। लेकिन 500 तभी तक बहुत का, ऐसे किसी देगा नहीं कि 500 नंबर किसी के जीएस में केवल 4 पेपरों में आ गए हो। ठीक है, हाँ ऑप्शन में आपके नंबर बढ़ जाते हैं। 500 नंबर का पूर्णांक है आपका ऑप्शन, उसमें आप 300, 350 तक भी ला सकते हैं। अच्छे टॉपर 350 भी लाते हैं खास कर सब्जेक्ट में। और इस तरीके से आप लोग हिंदी लिटरेचर यदि आप अच्छे से अच्छा कवर है और बाकायदा आपको रचना और आपके एग्जाम्पल पूरे अच्छे तरीके से हैं, तो आपके 300 नंबर भी आसानी से आ जाते हैं, 330, 320। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, टॉपर थे हिंदी मीडियम से, उनके 345 नंबर भी आए थे। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन 2017-18 के वो टॉपर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा वाला टॉपर थे वो हिंदी माध्यम में। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि हाँ हम आंसर आसान लिख सकते हैं, और ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ मतलब कुछ भी पूरा नंबर हम लिख के आ रहे, ऐसा नहीं होता। अब ये खुद सोचो ना कि जीएस में 1000 में से आपको 400 आ रहे हो, यहाँ आप 500 में 300 ला रहे हो, तो खुद सोचो ना ऑप्शनल कितना महत्वपूर्ण है आपको। मतलब सिलेक्शन में भूमिका निभाने में यही भूमिका निभाता है, यही ऑप्शनल और आपका एसी और एथिक्स का पेपर। क्योंकि जीएस में तो आप जो है वो तो सबके नंबर कॉमन ही आते हैं, लगभग थोड़ा बहुत अंतर रहता है, लेकिन इसमें आप काफी लोगों से आगे निकल सकते हो। आप काफी अच्छा आपने पढ़ा हुआ ऑप्शनल में और ऐसे अच्छा लिखा हुआ है। और क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऐसे पे ध्यान नहीं देते, वो सोचते नहीं ऐसे तो हमें क्या दिक्कत है, ऐसे तो क्योंकि सब पेपर ऐसे नंबर के सब पे ध्यान दो, क्योंकि ऐसा भी उतना इंपॉर्टेंट है, जीएस भी इंपॉर्टेंट है और ऑप्शनल तो इंपॉर्टेंट है ही। तो यही मेरा कहने का मतलब था, इसमें दिखाने का मतलब ये था वीडियो में कि किस तरीके आंसर राइटिंग की जाती है। आप लोग को सीखे होंगे, समझे होंगे हमें किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है, उसकी किस तरीके डिमांड को फुलफिल करना है, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हमें लिखना है। आई होप आप लोग उसमें समझे होंगे, कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आए तो लोगों को लाइक शेयर दोस्तों जरूर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है ऐसे यूपीएससी से रिलेटेड, मेंस आंसर राइटिंग से, यूपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड और समय समय पे अच्छी वीडियो आते रहेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या यूपीएससी से रिलेटेड कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सब्जेक्ट का, सिलेबस का, या कौन से पैटर्न का, या फिर कौन सा टॉपिक है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, या फिर आपके और भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो सीसेट का हो। ठीक है, उस पर वीडियो जरूर बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और अच्छे से अच्छी जो वीडियो है आप तक पहुंचे जाए, जो आपकी तैयारी को और आप तक हेल्पफुल करें, ताकि आपको मदद करें। तो यही हमारा लक्ष्य है, आप तक पहुंचा जाए। ठीक है, और ये जो कॉपी है आप लोग डाउनलोड करना चाहे तो आप स्टेज की वेबसाइट पे जाके और भी जना इसकी जो कॉपी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, यदि उन कोचों से वेबसाइट से। तो आपको और भी टॉपरों की आपकी जो है ये मिल जाएंगे आपको कॉपी, मेंस कॉपी और उनकी बुकलेट, ताकि आप उनसे और कुछ भी सीख सकते हैं। उसमें तो हमने एक ही क्वेश्चन को देखा है, आप वहां डाउनलोड करके बहुत सारे क्वेश्चनों को देख सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से वो जरूर मदद करेंगे। वो कॉपी आपको यदि आप उसको देखते हैं आपके आंसर राइटिंग में जरूर सुधार होगा। तो आप देखिए, डाउनलोड करिए, और बाकी आप लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।